Hello everyone, I am Vikas Kumar and once again I welcome you all to CDS Academia. And guys, in this video, this is going to be a very short video of 5 to 7 or up to 10 minutes. And this video is basically going to be in continuation with our previous lecture which I have discussed about emergency provisions. तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में समझाया था, तो इन दैट लेक्चर वी हैव कवर्ड नेशनल इमरजेंसी. हमने नेशनल इमरजेंसी के प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी. वी हैव ऑल्सो कवर्ड आर प्रेसिडेंट रूल, that is also known as, ठीक है, president rule which is also known as state emergency and constituent emergency. So both these things were discussed in detail in the previous lecture by me, but due to the want of the time we were left with the financial emergency. So this is going to be a short video in continuation to that previous video, and in this video we are basically going to discuss about financial emergency. तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी मेरे को आपको समझानी है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको क्लियर करता हूँ. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम ऑफ द व्यू पॉइंट्स ऑफ आर constitution makers regarding the emergency provisions in our constitution. So this is going to be the video. Now if I talk about financial emergency, so let's move to that page of our Lakshmikant where financial emergency have been explained. So अब तक बहुत डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि भाई हमारे जो ग्राउंड्स हैं, हमने कहाँ से कैसे हमारे दिमाग में आया कि वी हैव टू इंक्लूड द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमने इमरजेंसी रखी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस किस ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी, किस ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा. तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो. सो इन दिस शॉर्ट वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से अपनी मेन बात. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी वो इमरजेंसी जो हम सबकी जेबों पे लगी हुई है आजकल. तो जरा शुरू करते हैं. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 360 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? सो आर्टिकल 360 ने हमारे प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करने की. कब? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज अंडर एनी थ्रेट. कि जब हमारे फाइनेंसिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जब फाइनेंशियल क्रेडिट इंडिया का बिगड़ने लगे, तो हमारे प्रेसिडेंट जी फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंस कर देंगे. अब सिर्फ अनाउंस करने से तो नहीं होगा, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे अनाउंस होती है, ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. तो आर्टिकल 360 हमारी सिंपल सी बात क्या कहता है कि इट बेसिकली इट एम्पावर्स, किसको एम्पावर कर रहा है? प्रेसिडेंट को. किस चीज के लिए? टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया आर्टिकल 360 ने कि भाई तुम प्रोक्लेम कर सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी. कब कर सकते हो? व्हाट इज बेसिकली द रीजन? द रीजन बीइंग दैट कि व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट. जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट. तो ये आर्टिकल हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक्सप्लेन करता है वंडरफुली. तो इसने सिंपल सा बोल दिया कि सर प्रेसिडेंट जी को कि सर यू आर एम्पावर्ड टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दैट सम सिचुएशन हैज अराइजन दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट. नाउ द क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सर इज द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरीवन. कि सर अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है तो क्या वो लग जाएगी? यस ऑब्वियसली लग जाएगी. क्या वो चैलेंज हो सकती है इन एनी कोर्ट? क्या वो चैलेंज हो सकती है? तो भैया मैंने आपको, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा है वो बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 38 CA एंड 44 CA इन आर इमरजेंसी प्रोविजंस. हमारे इमरजेंसी प्रोविजन में इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या है? रिलेशन है. 38 CA ने, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, 38 CA क्या कहता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन एवरीवन एंड दिस इज नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट. यानी कि हमारे 38 CA ने बोला है कि भाई द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. मतलब प्रेसिडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी तो. वहीं पे 44 CA क्या कहता है? नहीं यार, मजा नहीं आया. ये कहता है कि भाई द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. अगर प्रेसिडेंट ने गलत इंटेंशन से लगाया होगा तो दिस कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस पर सवाल उठाया जा सकता है
भाई गलत तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है। तो दो चीजें बात की, आर्टिकल 360 एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में देखा कि भाई हाउ पार्लियामेंट अप्रूव्स दिस, पार्लियामेंट अप्रूवल क्या चाहिए। तो देखो मैं तीनों का यहाँ रिवाइज करा देता हूं आपको। हमने नेशनल इमरजेंसी की बात की थी। नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी साइंड विद इन 1 मंथ, मस्ट बी पास्ड विद इन 1 मंथ बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कि लोकसभा और राज्यसभा को एक महीने जैसे ही प्रोक्लेम होगी इमरजेंसी, जैसे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे उसके एक महीने के अंदर बाई द स्पेशल मेजोरिटी पास करना पड़ेगा, वरना इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ये थी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। फिर हमने बात करी प्रेसिडेंट रूल की। फिर हमने बात की किसकी, प्रेसिडेंट रूल की। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या हुआ, दिस पीरियड वाज इंक्रीज्ड कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे हमारे कौन प्रेसिडेंट, तो 2 मंथ का टाइम मिलेगा। विद इन 2 मंथ लोकसभा और राज्यसभा उसको पास करेंगी, तभी प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू किया जाएगा, एंड दैट टू विद द सिंपल मेजोरिटी। तो यहां पे हमारी मेजोरिटी हो गई सिंपल। तो यहां पे मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं जिससे आपको तीनों में कनेक्शन दिखे। तीसरी हमारी जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में हम बात करें तो जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट रूल गाइस, जैसा प्रेसिडेंट रूल में हुआ कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड और मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 2 मंथ। तो यहां भी कितने महीने का टाइम मिलेगा उन्हें पास करने के लिए, 2 मंथ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। और यहां भी कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ, याद रखना कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी। अब देखो फटाफट से देखो, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या था, पार्लियामेंट्री अप्रूवल सेम है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड दोनों में सिंपल मेजोरिटी है। पार्लियामेंट अप्रूवल प्लस ड्यूरेशन इज सेम इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसे ही रिलेशन बना के आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब जरा फटाफट से आगे चलते हैं। अब मान के चलो एक सिचुएशन आ गई। एक सिचुएशन क्या है कि जब आपकी सबसे पहला स्टेप 1 प्रेसिडेंट जी ने फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर दी, प्रोक्लेम कर दी, तो प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। दूसरा स्टेप क्या है कि जिस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम की गई उस टाइम पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि योर लोकसभा वाज नॉट इन सेशन या लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड। दोनों का मैं फर्क बताता हूं। तो सेशन का मतलब होता है हमारी लोकसभा के 4 सेशन होते हैं और उन सेशन के बीच में 1-1 महीने का ऑफ रहता है। तो अगर वो अपनी छुट्टी पे है, लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, या दूसरी चीज डिसॉल्व का मतलब होता है कि लोकसभा हमारी अब नई इलेक्ट होकर के आएगी, हमारी करंट लोकसभा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी प्रेसिडेंट ने, देन व्हाट विल हैपन। तो अब तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के, राज्यसभा तो है ही, वो तो सेशन में है, और राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, आप जानते हो। तो ऐसे टाइम पे अगर इमरजेंसी लगा दी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो सर क्या करेंगे, यहां तो लोकसभा ही नहीं पास करने के लिए। तो क्या होगा कि आपकी लोकसभा पास करेगी उसको विद इन 30 डेज, और जैसे ही आपकी लोकसभा सेशन में आएगी वो उसको फिर से 30 डेज दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, उस डेट से जब से वो सेशन में आएगी कि वो उसको अप्रूव करे, और लोकसभा फिर अप्रूव कर देगी, राज्यसभा ने अप्रूव करके रखा हुआ है 30 डेज के अंदर, तो फिर आपका काम चल जाएगा। अगर उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिसअप्रूव हो जाएगी। तो हमने ये बातें की। अच्छा, तो 2 बातें कर ली, कैसे लगा सकते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लगाने के बाद क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, 2 महीने के अंदर चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर वो इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन और इट हैज बीन डिसॉल्व्ड, देन इन द मीन टाइम राज्यसभा विल पास इट एंड दे विल वेट फॉर द लोकसभा टू कम, एंड 30 डेज विल बी प्रोवाइडेड टू लोकसभा फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब आपको टाइम की बात करनी चाहिए। तीसरी चीज हमें टाइम की करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ने लगाया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल पड़ा कि अगर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, ठीक है, तो कितने टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी, ये चीज जरा देखो, कितने टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू अप टू इनडेफिनेट पीरियड, याद रखना, जब तक प्रेसिडेंट उसको हटाएंगे नहीं तब तक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी चलेगी। और यहीं पे मैं प्रेसिडेंट रूल की बात करूं तो प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ एट अ टाइम
विद द अप्रूवल, 6 महीने में अप्रूवल लेकर के आप 3 साल तक लगा सकते हो। बट बाद में रेस्ट्रिक्शन आया कि अगर आपको 1 साल के बियॉन्ड रखना है प्रेसिडेंट रूल, तो 2 ऑप्शन होने चाहिए, या तो नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन फोर्स, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बता रखा हो कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि ये तो आर्बिट्री हो गया कि यार तुमने 1 साल लगा लिया रूल तो तुम इलेक्शन नहीं करवा पाए स्टेट के अंदर, इसका मतलब तुम जानबूझ करके प्रेसिडेंट रूल लगा के रखना चाहते हो, इसीलिए लिमिटेशन आए। और सेम था हमारी किससे, नेशनल इमरजेंसी में, कि 6 मंथ का पार्लियामेंट्री अप्रूवल लो और इनडेफिनेट टाइम तक ले लेके उसे रख सकते हो जितना आप चाहो। तो ये तो था हमारा टाइम नेशनल इमरजेंसी का। ये है प्रेसिडेंट रूल की कंडीशन। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की क्या है, देयर इज नो टाइम लिमिट, नो मैक्सिमम पीरियड इज रिक्वायर्ड। चलो अब जरा चलते हैं आगे। और रिवोक कौन करेगा इसको, इट विल बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ड्यूरेशन एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ देयर आर सम इफेक्ट्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज सर्टेन इफेक्ट्स। तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, वो देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो इफेक्ट्स क्या होंगे, तो जैसे हर जगह होते हैं, नेशनल इमरजेंसी में भी, प्रेसिडेंट रूल में भी सॉरी, कि जो आपका सेंटर है इमरजेंसी लगाने के बाद बहुत ज्यादा ऑल पावरफुल हो जाता है। तो यहां भी क्या होगा कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा वो कंट्रोल करेगा स्टेट के फाइनेंसिस को। मतलब सर, मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देगा उनको कि भाई तुम्हें किस तरीके से अपना फाइनेंसिस को मैनेज करना है, स्टेट को डायरेक्शन देगा और उसी के अकॉर्डिंग स्टेट काम करें, किस तरीके से मैनेज करना है तुम्हें भैया, कि कैसे कैसे तुम्हें खर्चा करना है, सब कुछ वो बताएगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। और क्या होगा, चलो दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई डायरेक्शन दे सकता है सेंटर। क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है, ए रिडक्शन इन सैलरीज। क्या दे सकता है, रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, कि जो तुम्हारी स्टेट सर्विस में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज कम कर दो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है देने को, हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी थ्रेट में है। और क्या बोल सकती है सेंटर बोलता है भाई मैनेज करेगा सारा खर्चा कि तुम्हें यहाँ करना है यहाँ नहीं करना, पहला काम। दूसरा भाई सैलरी कम कर सकता है। ऑल्सो आपके कुछ फाइनेंशियल बिल्स होते हैं गाइस, मैंने पार्लियामेंट में पढ़ाए थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है दे मस्ट रीड देम। तो फाइनेंशियल बिल्स की हम बात करें तो हम चाहे मनी बिल की बात करें, मनी बिल इज ऑल्सो फाइनेंशियल बिल, और आपके और भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। तो अब ये बिल सारे पैसा खर्च करने की बात करते हैं, तो खर्चे को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंटर। तो सेंटर क्या कह सकता है कि जब भी आपका मनी बिल आएगा, ठीक है, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जब आएंगे आपके, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स, तो जब ये बिल आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन्हें पास करती है और पास करने के बाद भेजती है किसके पास, गवर्नर के पास। अब गवर्नर 4 काम कर सकता है इस बिल से रिलेटेड, या तो वो उसे असेंट दे देगा मतलब पास कर दिया, या फिर वो विदहोल्ड कर लेगा अपना असेंट मतलब मना कर दिया। तीसरा होता है कि गवर्नर लौटा देता है बिल, यानी रिकंसिडरेशन। लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल के केस में, स्पेशली मनी बिल, रिकंसिडरेशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डिनरी बिल में होता है। तो चौथा ऑप्शन जो गवर्नर के पास होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास बिल भेजता है कि ये पास होना चाहिए कि नहीं। तो ये जो चौथी कंडीशन होती है इन केस ऑफ मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बन जाती है आपका मैंडेट कि भाई कोई भी फाइनेंस बिल या मनी बिल बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के पास नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप इस बात से लगा सकते हो कि प्रेसिडेंट वांट्स टू कंट्रोल ऑल द, और यू कैन से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव विल बी कंट्रोलिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट के फाइनेंसिस जो है वो आपका सेंटर कंट्रोल करता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। चलो, और तीसरी चीज क्या हो जाती है, सेंटर जो है वो सेंटर में भी तो कंट्रोल करेगा। तो सेंटर जो है किसी भी क्लास के लोगों की सैलरीज कम कर सकता है, ठीक है, चाहे वो ए गैजेटेड ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, सैलरीज आर रिड्यूस्ड। और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी भी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। दिस हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, रिमेंबर दिस थिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसके टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आपके जो जजेस होते हैं उनकी भी सैलरी कम कर दी जाती है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच चेंजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि सेंटर डायरेक्शन देगा स्टेट्स को कि तुम्हें खर्चा पानी कैसे करना है अपना। दूसरी चीज, स्टेट के पर्सन की सैलरी घटा सकता है, उनके मनी बिल और फाइनेंस बिल को बोल सकता है कि दे मस्ट कम टू द प्रेसिडेंट। और तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, उन सबकी सैलरीज कम कर सकता है। सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ
अब क्या हुआ कि जब ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, देखो ध्यान देना, जब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बॉयस। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो कुछ लोगों ने तुम्हारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इसको फेवर किया, सम हैज फेवर्ड इट, और कुछ ने इसका विरोध किया, सम हैज अपोज्ड इट। फेवर करने वाले लोग जैसे अंबेडकर जी थे आपके, तो अंबेडकर जी ने बोला कि हाँ मैं ये जानता हूं कि इस पावर का मिसयूज हो सकता है, लेकिन हमें रखनी तो पड़ेगी। और अपोजिशन दिया, जैसे स्पेशल स्टेटमेंट में आपको बताऊं, एक आध क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आता है कि एक आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे एच.एन. कुंजरू, उन्होंने बोला था कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी विल पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखोगे, सो दिस विल पोज अ थ्रेट टू द ऑटोनॉमी, यानी कि ये स्टेट के पैसा, जो स्टेट का अपना पैसा है जिसको उन्हें अपने आप से खर्च करते हैं, उनके ऊपर ऑटोनॉमी करेगा सेंटर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी तो। सो दिस इज अबाउट योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमने बात की तो हमने सब पढ़ लिया। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन आपके क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 मंथ्स, और अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो उसको 1 मंथ देंगे। ड्यूरेशन इंडेफिनेट रह सकती है, नो रिपीटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड। हु रिवोक्स इट, प्रेसिडेंट रिवोक्स इट। वेरी गुड। नेक्स्ट, इफेक्ट्स पढ़े हमने कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है सेंटर की, वो स्टेट को डायरेक्शन देती है और सैलरीज कम कर सकती है स्टेट के किसी बंदे की। जो रिजर्वेशन होता है मनी बिल्स का या फाइनेंस बिल का, उसको बोल सकते हैं कि कंसीडर करेंगे प्रेसिडेंट को, बिना प्रेसिडेंट के पास नहीं करेंगे। और प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन देंगे कि किसी भी इंसान की सैलरी कम कर देंगे, या जो जजेस है आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी भी सैलरी कम करने की बात करी जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिटिसिज्म ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजंस। कि हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर हैं, जो बाकी के आपके डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड के, उनमें इमरजेंसी प्रोविजंस नाम की चीज नहीं रखी उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्टेट का पूरा फेडरल कैरेक्टर बिगाड़ देते हैं ये इमरजेंसी प्रोविजन। फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, क्योंकि सेंटर पावरफुल हो जाती है, स्टेट नहीं रहती भैया। तो बाकी कंट्रीज ने इसको नहीं रखा, तो काफी सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। एंड दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू रीड इट वंस, कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट बी श्योर कि यू विल बी सॉल्विंग इट। तो पहला फैक्टर है कि भाई फेडरल कैरेक्टर बिगड़ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है, कि जो भी स्टेट की पावर्स हैं वो सारी की सारी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास चली जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी हम जानते हैं। प्रेसिडेंट हमारे डिक्टेटर बन जाते हैं, नाइस लाइन। प्रेसिडेंट अपने आप में डिक्टेटर बन जाते हैं। स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो उनकी इंडिपेंडेंसी है फाइनेंसिस की, वो खत्म हो जाती है। और फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि भाई ड्यूरिंग द इमरजेंसी फाइनेंशियल राइट्स आर वायलेटेड, तो नॉट ड्यूरिंग ऑल द 3 फाइनेंशियल इमरजेंसीज, फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड ओनली ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। रिमेंबर दिस। नेशनल इमरजेंसी में आपके पहला होता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि ऑल द 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 विल गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आपका आर्टिकल 19 कंप्लीटली सस्पेंडेड हो जाएगा। और आर्टिकल 358 आपका क्या कहता है कि जो आपके आर्टिकल 20 है एंड 21 है, इनके सर्टेन सर्टेन प्रोविजंस जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ये वो प्रोविजंस होंगे जिनको प्रेसिडेंट स्टेट करेगा कि वो कौन कौन से राइट हटाना चाहता है ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो वही राइट्स आपके वायलेट होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यूनिटरी स्ट्रक्चर आ रहा है, स्टेट की ऑटोनॉमी खराब हो रही है, तो इसीलिए लोगों ने काफी ज्यादा इसका विरोध किया। बट इतनी दिक्कत नहीं आई कोई भी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक दो स्टेटमेंट बस आप लास्ट देख लो। एक एचवी कमत थे, 3 स्टेटमेंट बताऊंगा कि अगर एग्जामिनर पूछता है तो बस याद रहे, शॉर्ट में बताऊंगा वो भी। एचवी कमत नाम के एक बंदे थे, तो उन्होंने बोला था कि आई फियर दैट बाय द सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। तो उन्होंने बोला था कि भाई सिर्फ हमने इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बट इन इमरजेंसी प्रोविजंस की वजह से ना हम सब कुछ खराब कर देंगे। वी आर गिविंग राइज टू अ टोटलिटेरियन स्टेट। वही मोनार्क वाली बातें कह रहे हैं कि टोटलिटेरियन स्टेट बना रहे हैं जहां पे सब कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है आपके कंट्रोल करेंगे। एचवी कमत ने बोला, हमने कहा ठीक है। केटी शाह एक और थे, वो बोले
केटी शाह ने क्या बोला, उन्होंने बोला दिस इज अ चैप्टर ऑफ रिएक्शन एंड रेट्रोगेशन। इन्होंने बोला दिस इज अ चैप्टर ऑफ रिएक्शन एंड रेट्रोगेशन। ये दो व्यूज इन्होंने दिए। बाकी कुछ लोगों ने इसे डिफेंड भी किया, आपके अंबेडकर थे, कृष्णमाचारी थे, ठीक है, कृष्णमाचारी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप बना देंगे अगर हम इनको रखेंगे तो। बाकी जो है आपके अंबेडकर जी ने बोला था कि आई कैन नॉट डिनाई द मिसयूज और द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ दीज इमरजेंसी प्रोविजंस, बट they can be applied for some political purpose, but if we will use them sparingly, so they will be always be beneficial for our India. So guys, this is all about your financial emergency. I hope you have liked this short video. If you have liked it, just subscribe the channel and share it with your friends. So now we are done with emergency provisions. Just watch both the lectures because questions come every year from this topic. So all the best everyone. Bye bye, take care. Jai Hind guys.